हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की चर्चा करें तो आज एक बार फिर छुट्टी के बाद हम वापस बाजार में लौटे हैं और बाजार में फिर से लौटी है एक दबाव, एक प्रेशर बिकॉज ऑफ द करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। जो एक्सटेंशन तो मिला है 10 दिन का और समय जो है वो नेगोशिएशंस के लिए यहाँ बताया गया है, लेकिन अभी भी वॉर के सिनेरियो जो है वो बिल्कुल अनसर्टन एनवायरनमेंट क्रिएट करे हुए है और निफ्टी एक बार फिर 23,000 के आंकड़े के नीचे इस समय कामकाज करते हुए आज निफ्टी में करीबन 387 पॉइंट्स की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। आज का लो जो हमने टच किया है वो है 22,917 का। उसी के आसपास इस समय बाजार जो है टेलो के आसपास इस समय निफ्टी कामकाज करते हुए। सेंसेक्स में 1300 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी 1223 अंक नीचे कामकाज करते हुए। इंडिया विक्स में एक बार फिर करीबन 8.5% का उछाल देखने को मिल रहा है 26.75 यानी कि 27 के आसपास एक बार फिर इंडिया विक्स यहाँ पे कामकाज करते हुए। निफ्टी मिड कैप भी करीबन 2% नीचे कामकाज कर रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि जो पुल बैक हमने लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस पे देखा था वो कहीं ना कहीं एक बार फिर ऊपर के लेवल से हमको दबाव देखने को मिल रहा है। ऐसे बाजार में आपको क्या करना है? अनिश्चितता बिल्कुल कायम है। अगला हफ्ता भी ट्रंकेटेड वीक है हमारे लिए, क्योंकि बाजार ट्यूसडे को बंद रहेंगे, तो 4 ट्रेडिंग सेशंस वहां पे भी देखने को मिल रहेंगे और बीच में वीकेंड है जहाँ कुछ भी हो सकता है। तो बाजार में इस समय आपको क्या करना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए, किन सेक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर राधा रमन अग्रवाल, ही इज एमडी एंड सीईओ स्वयं एडवाइजर्स, एंड मिस्टर राजा वेंकटरमन, ही इज फ्रॉम नियो ट्रेडर्स। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर मिस्टर अग्रवाल। अग्रवाल सर, ये बताइए कि अब आप इस मार्केट को कैसे प्ले कर रहे हैं? सी, अनिश्चितता हम सबको पता है, वॉर इज गोइंग ऑन, उसका इम्पैक्ट कुछ कुछ आना हमारे सेक्टर्स में, हमारे देश पे पड़ रहा है। इकोनॉमिक सिनेरियो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी कहीं कहीं बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्रूड जो है मेजरली हम इंपोर्ट करते हैं। एलपीजी की क्राइसिस हम इस समय बाजार में देख रहे हैं। आज सरकार ने कदम उठाए हैं एज फार एज द क्रूड इज कंसर्न, एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है और एक्सपोर्ट ड्यूटीज में इजाफा किया गया है। तो ये सब के बीच में आपको क्या लगता है कि हमारा हाउ आर वी प्लेस्ड राइट नाउ, अगर इंडिया की बात करें तो? So first of all, thank you for Neetu ji for having me here. So बहुत बहुत धन्यवाद। से देखिए, सबसे पहले क्रूड और एलपीजी, आई थिंक ये हमारे लिए दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दोनों चीजें हैं, एक दाम बढ़ रहा है, दूसरा अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है। इससे पहले आप देखो कि इससे पहले दाम हमेशा बढ़ता था, अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ हम दोनों प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और नेट इंपोर्टर है। मोस्ट ऑफ आर रिक्वायरमेंट हम देश से इंपोर्ट कर, बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो हमको दोनों प्रॉब्लम आ रही है। और आप देखोगे ये प्रॉब्लम परसिस्ट करती है जो वॉर के कारण बन रही है, तब हमको आगे जाके प्रॉब्लम है। अदरवाइज टेम्परेली अगर आप देखोगे तो वॉर सेटल हो जाता है और इवेंचुअली प्राइसेस सेटल होते हैं, देन मार्केट कम बैक टू एक्शन। हमारा चौथे तिमाही का नतीजा आना चालू हो जाएंगे, ईयर एंड आना स्टार्ट होंगे। आई थिंक एक पॉजिटिविटी बनेगी, बिकॉज थोड़ा इम्पैक्ट हुआ है मार्च के महीने का, बट अदरवाइज बाय एंड लार्ज सब कंपनियों के अच्छे रहे हैं, लोग सेल्स अच्छी रही है। तो अगर इम्पैक्ट आप देखोगे तो ट्रंकेटेड इम्पैक्ट रहेगा इन द मंथ फॉर द क्वार्टर ऑफ मार्च। सो अगर जब तक अगर वॉर सस्टेन होता है तब एक प्रॉब्लम की बातें हैं जहां पे हमको समझना होगा कि भाई इसकी इम्प्लीकेशन क्या है। और क्रूड के भारत में बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशन है। 100, 105, 110 के ऊपर क्रूड भारत के लिए बहुत खतरनाक है। आज आप देखोगे सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कट लिया है, काफी स्टीप कट है, डीजल पे 0 कर दिया एक्साइज, 10 रुपए की कटौती पेट्रोल पे है एक्साइज में। तो ये एक साइन है कि जहाँ पे सरकार चाहती है कि किस तरह से प्राइस मेंटेन हो, और जो अभी काफी इजाफा हो गया, ऑयल मार्केट कभी उतना लॉस नहीं ले सकती है। तो इवेंचुअली अगर शॉर्ट रन रहता है तो मार्केट वापस अपने तरीके से वापस आएंगे। इनफैक्ट बाउंस बैक काफी स्ट्रांग होएगा। एक बेस फॉर्म हुआ, एक डिसेंट टाइप करेक्शन हुआ है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गए। लेकिन अगर वॉर एक्सटेंड होता है फॉर एनी रीजन, जहाँ पे ट्रम्प और ईरान नहीं मानते हैं और ये आगे बढ़ते जाता है, उस केस में क्रूड ऊपर जाएगा। इनफैक्ट क्रूड कैन क्रॉस 120 देन आफ्टर दैट। और क्रूड ऊपर जाने से काफी सारे अदर इम्प्लीकेशंस चालू हो जाते हैं भारत के लिए। इंपोर्ट में अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है, इनफैक्ट डिमांड इटसेल्फ एक हिट आ सकता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो मोमेंटम बना था, जो इनकम टैक्स कट, जीएसटी कट, वो पूरा मोमेंटम कहीं ब्रेक होता नजर आएगा। तो हमें काफी मॉनिटर करना होगा सिचुएशन को। होपफुली साइंस अगर देखोगे तो लग रहे हैं बहुत शांत होने के, बिकॉज ट्रम्प साहब भी बार बार अपना कुछ ना कुछ रख देते कि 10 दिन बात करेंगे, 5 दिन बात करेंगे। इसके दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो वो कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं जिसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं, या फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। ये दो तरीके से ही सोचना चाहिए, मतलब इन टर्म्स ऑफ एक बहुत खतरनाक है, कुछ बड़ा करेंगे तो क्रूड काफी ऊपर चला जाएगा,
दूसरा है कि वो एक तरीके से रास्ता खोज रहे हैं कि वो कैसे यहाँ से निकल जाए। तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी महाशक्ति है और उसके बावजूद वो कैंडल नहीं कर पाए, ऑलमोस्ट 1 महीना होने को आ रहा है, इस तरीके से रन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऑप्शंस भी खत्म होते जा रहे हैं और उनको ग्लोबली कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है लड़ाई के लिए। आप देखो नेटो देशों ने मना कर दिया है, बाकी कहीं से उनको ऐसा सपोर्ट नहीं आया कि जहाँ पे पॉजिटिव उनको मिले, और ईरान ने बहुत ही बढ़िया मुकाबला किया उनका, तो कहीं ना कहीं कुछ डिसीजंस हैं वो भी पॉजिटिव एक तरह से देखा जाए। तो वॉर न्यूट्रल एज ए भारत हम तो किसी तरफ से नहीं है, हमारा तो हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रूड है, क्रूड और गैस की अवेलेबिलिटी, और उससे हमारे सारे इम्पैक्ट लिमिटेड है। तो हमको यही चाहना चाहिए कि भाई किस तरह से वॉर खत्म हो, और वॉर नहीं खत्म हो, फॉर एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि भारत कोई संधि कर ले बहुत वैसे ईरान के साथ कि भाई हमारा तेल आ जाए, हमारे तेल और गैस से हमारा प्रॉब्लम वॉर नहीं है, हमारा प्रॉब्लम क्रूड और गैस है। जब सॉर्ट आउट करते हैं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, और इंडिया का स्टांस जो है इस पूरी वॉर में न्यूट्रल ही रहा है। ईरान से भी बातचीत होती है, ट्रंप से भी बातचीत होती है। ट्रंप साहब ने सुबह सुबह ही ट्वीट कर दिया कि उन्होंने बहुत हमारे प्राइम मिनिस्टर की तारीफें भी की और कहा कि हम जो है प्लेज करते हैं टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर टाइज विद इंडिया। पता नहीं इसका मतलब क्या है, वो इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। ट्रंप साहब डर रहे हैं, वो चाहते हैं भारत उनकी तरफ आए। करेक्ट। तो ऐसे ऐसे बयान जो है आते रहते हैं और मार्केट्स में जो है उथल पुथल मचती रहती है। राजा सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग पेशेंस। और ये बताइए कि मार्केट में कितनी पेशेंस रखनी है हमें। और नमस्कार गीतू जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। तो पहले बात तो ये समझना है कि ये जो हम मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं, ये लेवल से ज़्यादा और एक जियोपॉलिटिकल एंगल से पूरा जो मार्केट का जो कामकाज हो रहा है वो उसी की वजह से हो रहा है। तो हम यहाँ पर कितने भी आंकड़े लगा लें, लेकिन मार्केट में जो प्रेशर रहेगी वो तो बनी रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि अब जो कुछ ही हाल ही में जो लो बना 22,500 का, वो लेवल काफी महत्व रखता है। और जैसे कि हम सबको पता है कि कोविड के दरमियान सिमिलर डे में लो बना था, तो ये एक हिस्टोरिकली इन मार्च महीने में एक लो बनता है। तो अगर इफ हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ तो वो मानकर चले तो मुझे लग रहा है कि एक लो बन चुका है। बट जो वातावरण है, और जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि अब जो ट्रम्प साहब जो डेट पोस्टपोन कर रहे हैं ऑफ रेजोल्यूशन, तो शायद वो जैसे राधा रमन जी ने कहा कि कुछ बड़ा आने वाला है, या उनके पास आइडियाज अभी खत्म हो रहे टू कंटिन्यू द वॉर। यस, ये एक ऐतिहासिक वॉर है, क्योंकि यहाँ पर जो कंट्रीज जुड़े नहीं हुए थे उनको भी काफी इम्पैक्ट हुआ, और जो कंट्रीज जुड़े हैं उनको तो डेफिनेटली इम्पैक्ट हुआ। तो इस इम्पैक्ट से जो कंट्रीज को बाहर आना है उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, और मुझे लग रहा है कि आगे वाले दिनों में यहाँ पर एक कोशिश होगी टू रिकवर। तो ये जो रिकवरी की जो कोशिश होगी उसे हमें समझना नहीं चाहिए कि ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हर लोग चाहते हैं कि डिप पर बाई करें, बट लेकिन एक डिप होता है और एक एनवायरनमेंट होता है। तो अगर एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं है एट द मोमेंट, हमेशा एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं होगा तभी जाकर एक हमें डिप मिलेगा। बट लेकिन यहाँ पर मैं देखूंगा कि ये जो लेवल्स है वहां पर अगर कोई अच्छी पॉजिटिविटी दिखाए, कोई सेक्टर्स में रुझान दिखाए, उसके बाद जाकर मैं लेना उचित समझूंगा। यस, यहाँ पर अभी भी लोग तर्क कर रहे हैं कि यहाँ पर लेना है नहीं लेना है, कौन से सेक्टर पर ध्यान देना है। तो मुझे लग रहा है कि जो बीटन डाउन सेक्टर्स है जैसे आईटी, वहां पर थोड़ी एक रिकवरी आने की कोशिश जारी है। आज भी आप देखेंगे कि आईटी में एक रुझान दिख रहा है हमें। और जो सेक्टर्स जो अच्छे चले थे इन दिस स्टार्ट ऑफ दिस क्वार्टर, और जो जिसमें एक पुल बैक आया है, उस पे मैं लेना उचित समझूंगा, जैसे डिफेंस हो गया, जैसे पीएसयू बैंक्स हो गए, और ऐसे सेक्टर्स, या फार्मा हो गए, जो फार्मा में थोड़ी रुझान दिखाई दे रही है। तो उन सब सेक्टर्स में अगर मुझे बाई करना ही है, कंसिडरिंग दैट यहाँ पर एक डिप आया है, तो मैं उन सेक्टर्स पर ध्यान दूंगा, ना कि एक टोटली जो बॉटम से रिकवर हो रहा है जैसे आईटी, वहां पर जाके मैं लेने की उम्मीद करूंगा। तो ओवरऑल मार्केट्स में अभी भी प्रेशर है, तो हम और भी क्लैरिटी के लिए वेट करना उचित है। स्पेशली जो बैंकिंग सेक्टर है, राइट, जिसने काफी हद तक संभाला था द जो बुलिश सेटअप है, जो हम 26,000 भी देखे थे,
अब बैंकिंग सेक्टर में जो गिरावट आई है स्पेशली ड्यू टू HDFC बैंक, तो मुझे लग रहा है कि वहां पर एक बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी HDFC बैंक को फॉर रिकवरी। उसके बाद ही हम ध्यान दे सकते हैं कि चलो अभी थोड़ा बुलिश का सेंटिमेंट वापस आया है, वरना हमेशा एक स्केची सिचुएशन रहेगा, एक टेंशन भरा सिचुएशन रहेगा। तो ऐसे समय पर अगर जिनके पास कैपिटल कम है वो ट्रेडिंग करना चाहे कर सकते हैं, बट निवेश के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा और समय लगेगा। ओके, निवेश के लिए अभी भी कन्विक्शन नहीं आ रहा राजा सर को, और वही कन्विक्शन जो है वो राधा रमन सर भी बोल रहे हैं कि अभी थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है, पर इस सिचुएशन को आपको कैसे टैकल करना है, थोड़ी पेशेंस, थोड़ा एक्सपोजर, क्वाइटली एंड कामली, कोई मतलब हड़बड़ाहट पे कुछ नहीं करना। चलिए हम ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करते हैं। आज एक्साइज ड्यूटी जो है पेट्रोल पे 13 रुपए से 3 रुपए हो चुकी है, यानी कि 10 रुपए की कटौती वहां हुई है, और डीजल पे एक्साइज को रिड्यूस कर दिया गया है टू निल फ्रॉम ₹10। और वहीं अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 21 रुपीज 50 पैसा पर लीटर ड्यूटी ऑन डीजल, ATF पे भी 29 रुपीज 0.5 पैसा 50 पैसा पर लीटर का ATF पे भी एक्सपोर्ट्स जो है ड्यूटी लगा दी गई है। तो इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो किन कंपनी से पड़ता है? जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है वो रिलायंस पे पड़ता है, क्योंकि वो फिनिश प्रोडक्ट्स क्रूड के यहाँ से भेजते हैं। आपके चेन्नई पेट्रो पे पड़ता है। लेकिन आज ONGC जो है वो टॉप गेनर है निफ्टी का, यहाँ करीबन 3% का इजाफा देखने को मिल रहा है। जो एक्साइज ड्यूटी में कटौती हुई है उसका भी इम्पैक्ट थोड़ा बहुत हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे देख रहे हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि उनका नुकसान जो है वो कम होगा, लेकिन वो पास ऑन नहीं करेंगे कटौती जो एक्साइज में हुई है। तो इसको देखते हुए राधा रमन सर, ये पूरा सिनेरियो अगर आप समझे तो इस समय ऑयल एंड गैस स्पेस पे दाव कहाँ लगाना चाहिए? आपको लगता है कि इस स्पेस को देखना भी चाहिए या फिर क्रूड के सेटल होने तक थोड़ा बहुत इग्नोर करना चाहिए? इसमें दो भाग में बांटते हैं। एक कंपनियां जो क्रूड बनाती है, कच्चा तेल बनाती हैं, वो समझ लीजिए जो हो गया ONGC, ऑयल इंडिया, वो एक सेक्टर हो गया। दूसरी वो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जो बना के बाजार में माल बेचती है क्लीन रिफाइन करके। तो रिफाइनर्स को तो इनफैक्ट आप देखोगे तो काफी बड़ा लॉसेज आने वाले हैं इन टर्म्स, बिकॉज जितने क्रूड के दाम बढ़े और जो प्राइसेस हैं, इन स्पाइट ऑफ आज एक्साइज कटिंग को रिलीफ मिला है, पर उसके बावजूद अगर क्रूड एलिवेटेड रहता है तो उनको नुकसान आएगा। अभी तो आते हैं जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो क्रूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि अब इवन क्रूड फ्यूचर देखेंगे तो फ्यूचर बहुत तेज नहीं है। आने वाले 6 महीने साल भर के जो आगे के फ्यूचर मिलते हैं वो एक रिफ्लेक्शन करता है कि मार्केट के हिसाब से वॉर बहुत लंबा नहीं चलेगा और कहीं ना कहीं ये आके सेटल होएगा। तो दोनों तरफ ही आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दिख रहे हैं। एंड सबसे ज्यादा है अनसर्टेनिटी। तो जब ये माहौल अनसर्टेनिटी का होता है तो अगर आपको एट ऑल रिस्क लेना है और इस सेक्टर में, तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज में ही लेना चाहिए या बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। दो ही रास्ते हैं, मतलब क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनी तो बहुत ज्यादा रिस्की है। उनका एक पॉजिटिव हो सकता है अगर वॉर कॉल ऑफ हो, और हमारे हिसाब से ब्रॉडली इवन क्रूड तुरंत सेटल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ, खाली प्राइसेस नहीं बढ़े हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इंपैक्ट हुई है। एक बार वॉर खत्म होने के बाद ये एसेस हो कि कितने कैपेबिलिटी है, कितना उनमें कच्चा तेल आगे उत्पादन कैसे बनेगा, कैसे फ्लो बैठेगा, तो कहीं ना कहीं प्राइसेस एलिवेटेड रहेंगे। ये $60 वाले प्राइसेस नहीं आने वाले हैं जल्दी। सप्लाई चेन के बारे में असेसमेंट हो गए तो कहीं ना कहीं दो इम्प्लीकेशन हो गए। तो हिसाब से आप ये तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज में दिमाग लगाइए या ऑयल से दूर रहिए, बाकी ऑयल मार्केटिंग कंपनी से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अच्छा, आपने आईटी की बात की, और आज आईटी स्पेस एक ऐसी है जो अपने आप को थामने की कोशिश कर रही है और बाजार को संभालने की कोशिश कर रही है। TCS जो है वो करीबन 1% ऊपर इस समय है। विप्रो में भी 1% का इजाफा देखने को मिल रहा है। परसिस्टेंट काउंटर है जहां पे हरा निशान बना हुआ है। आज अगर आईटी स्पेस में देखें तो चुनिंदा सिलेक्ट आईटी स्टॉक्स में ही तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन यस, द इंडेक्स इज होल्डिंग इटसेल्फ फर्मली इन दिस फॉलिंग मार्केट। क्या करेंगे? आईटी में कुछ पसंद है आपको? देखिए, आईटी में डेफिनेटली थोड़े हम जो रुझान देख रहे हैं ओवर द लास्ट कपल ऑफ डेज, एक संभलने की कोशिश जारी है, बट लेकिन आईटी की जो एंटायर सेक्टर जो है, राइट, सो वो जो 15 साल पहले जो आईटी का जो क्षेत्र था वो काफी मजबूत था, और जिस प्रकार से आईटी में जो काम हो रहे थे वो काफी अलग किस्म के थे। अभी एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हुआ है आईटी में, और जिसकी वजह से मैं देख रहा हूँ कि ये जो बड़े नाम है जैसे TCS हो गए, इन्फी हो गए, विप्रो हो गए, तो उनका जो अडेप्टेशन है टू द आईटी सेक्टर इटसेल्फ, तो वो अभी तक मुझे
क्लैरिटी नहीं मिल रही है, और जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि जो एआई का जो इम्पैक्ट है वो अभी तक पूरी तरह से हमने अब्जॉर्ब नहीं किया है, और उसकी तरफ जो प्लानिंग है वो अभी भी जारी है। और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो आईटी की जो चाल है वो एकदम धीमी सी रहेगी। तो अगर ऐसे समय पर जो हमारी जो लिमिटेड कैपिटल अगर ऐसे सेक्टर में हम डालेंगे, तो यहाँ से रिटर्न आना मुझे लग रहा है कि काफी धीमी गति से होगा, और मुझे लग रहा है कि शायद कंसोलिडेशन मोड में चल सकता है थोड़े दिनों के लिए। यस, गिरावट गिरावट काफी तेज थी और एक अच्छी मुकाम पर आ पहुंची है, बट मुझे लग रहा है कि जो Q4 के नतीजे आएंगे उसके बाद ही मैं जाकर आईटी में निवेश या ट्रेड करूंगा। तब तक आईटी सेक्टर मेरे लिए एक अवॉइड है। जी बिल्कुल, और टीसीएस ने अपने नतीजों की जो घोषणा है वो 9 अप्रैल को होगा, तो वहां से किक स्टार्ट